Hello and welcome to Target Gurukul. I am your maths teacher रोहिणी एंड आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो मेथड था वो हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जो कि था इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, और डी एक्स, ये फॉर्मूला था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, किसको हम फर्स्ट फंक्शन की किसको हम प्रायोरिटी बेस्ड फर्स्ट फंक्शन पे रखेंगे और किसको सेकंड फंक्शन पे रखेंगे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को आई लेट बताया था। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए एल्जेब्राइक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें फर्स्ट या सेकंड फंक्शन को डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट या सेकंड फंक्शन हमारा क्या होगा, ठीक है। इतना क्लियर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। अब देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, i इज इक्वल टू लॉग एक्स डी एक्स, ये है। अब अच्छा i के यहाँ लॉग एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये समझ लो 1 ही है, ठीक है। तो ये क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ये दिया गया है। अब देखो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग यानी आईलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सबसे पहले किसको हम प्रायोरिटी देंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे, नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन है, बिल्कुल है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये है। तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे। ये क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा, सेकेंड होगा। ओके, अब हमें फर्स्ट फंक्शन पता चल गया, सेकंड फंक्शन पता चल गया, हम इस फॉर्मूले में इस वैल्यूज को पुट कर देंगे, इस वैल्यू को। ओके, तो ये हो जाएगा क्या है, ये दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 log x इज इक्वल टू 1 log x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हमारा क्या होगा, u फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, log x है। तो log x इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स यू, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, log x है, इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, हमें इंटीग्रेशन करना आता ही है तो इंटीग्रेशन हम कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x तो ऐसे ही रहेगा, है ना, log x तो ऐसे ही रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x और ये क्या हो जाएगा, dx। अब देखो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x से ये x तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर होगा ये माइनस का होगा, है ना, प्लस सी, कांस्टेंट को मत भूलना। तो ये हो जाएगा x log x माइनस का x प्लस सी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना इजी है, बहुत
बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगर आप लोगों को फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट फंक्शन क्या रखना है और सेकंड हमें क्या रखना है, तो कुछ नहीं है, बस वो पता चल जाए और फॉर्मूला याद रहे तो आप लोग ईजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक्स tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दिया गया है एक्स tan स्क्वायर एक्स। अब इसमें देखो, इसमें हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसे मानेंगे, यहाँ पे देखो अब ध्यान से, x tan स्क्वायर x दिया गया है, I इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे x जो है, अच्छा tan स्क्वायर x है, सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x, और tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिख सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ये हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो जो sec, अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और माइनस का ये dx हो जाएगा, माइनस का x dx, है ना। लिख सकते हैं इस टाइप में। मैंने कुछ नहीं किया है, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर x माइनस 1 में चेंज कर दिया, बस इसको चेंज किया, तो यहाँ से मुझे -1 जो मिलेगा वहाँ से x हम इंटू करके इधर ले आएंगे, ठीक है। अब अलग अलग तोड़ के मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो x है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, और ये जो sec स्क्वायर x है इसको हम सेकंड मानेंगे। क्यों सेकंड मानेंगे, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और आई लेट के अकॉर्डिंग, अगर हम इस प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा अलजेब्राइक फंक्शन है वो पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ओके। तो यहाँ पे मैंने बस वही किया है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, बस जो हमारा फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा, u हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन होगा u, और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx u यानी कि x, और इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है, sec स्क्वायर x है dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, है ना। अब तो बहुत ही इजी हो गया है, अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। और हाँ, एक चीज मत भूलना कि x भी तो है, इसको मत भूल जाना, ठीक है। फॉर्मूला याद है अगर sec स्क्वायर x का, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, तो यहाँ पे हम tan x लिख देते हैं, x tan x, है ना। और d बाई dx, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 1। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का अभी मैंने बताया आप लोगों को इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, dx, और ये हो जाएगा माइनस का x dx, ओके। अब यहाँ पे देखो x tan x माइनस, अब अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, यही तो होता है tan x का इंटीग्रेशन, log sec x, ठीक है। और x का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, बस आंसर। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और कर सकते हैं, कैसे, x tan x दिया गया है और माइनस में यहाँ दिया गया, हम इसको प्लस में कर देते हैं, और ये अगर प्लस में होगा तो log
सेक एक्स हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 हमारा ऐसे का रहेगा प्लस सी, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि किस टाइप से हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो बस आप लोगों को यही मैं बार बार कह रही हूँ, यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। मान लो अगर मैं इधर इसको सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेती है, इसको सेकंड, या इधर ही देख लो, इसको मैं अगर फर्स्ट फंक्शन ले लेती, इसको सेकंड फंक्शन ले लेती, तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करते इसको फॉर्मूले में पुट करके, तो यहाँ log x का इंटीग्रेशन फिर बहुत सारा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो हम सिंपल करने जा रहे थे क्वेश्चन को, सिंप्लीफाई करने की जगह हम उसको और कॉम्प्लेक्स कर देते, ठीक है। इसलिए ये हमारा प्रायोरिटी लिस्ट दी जाती है, ये हमें प्रोवाइड किया गया है कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो, चीज़ें कॉम्प्लिकेटिव ना हो, इसलिए हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करें कि क्या फर्स्ट होगा क्या सेकंड होगा। ओके, समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन देख लो ताकि फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन 3x dx। अब देखो यहाँ पे जो प्रायोरिटी लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो सबसे लास्ट में है, उसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो उससे पहले है, मतलब उससे पहले है तो इसको फर्स्ट फंक्शन हम मानेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड हमें पता चल गया है कि क्या है। अब देखो यहाँ पे अब हम इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट u यानी कि फर्स्ट है तो साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u क्या है, साइन 3x है, इंटीग्रेशन ऑफ v e की पावर 2x dx और इस पूरे का dx है ना। बस अब देखो ये तो हमारा साइन 3x ऐसे ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e की पावर 2x बाई 2 मिलेगा, है ना। आप लोगों को मैंने फॉर्मूले बताए हैं, अगर उन फॉर्मूलों को देखोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और ये चीज़ें मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखी हैं जब इंडेफिनेट इंटीग्रल में बता रही थी। ओके, नेक्स्ट देखो साइन 3x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, cos 3x, है ना। हाँ, साइन 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos 3x और ये 3 रहेगा, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x बाई 2 dx, यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये साइन 3x e की पावर 2x बाई 2 माइनस का 3 cos 3 तो हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 क्या है, 3/2 हमारा कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, है ना, तो उसको बाहर ही लिख देते हैं। बचेगा क्या हमारा cos 3x इंटू ई की पावर 2x dx। अब देखो यहाँ पे हमें फिर से वही चीज़ मिल गई जो यहाँ पे थी, है ना। बस यहाँ साइन 3x की जगह cos 3x दे दिया गया है और बाकी पूरा सेम है। तो हम फिर से इस फॉर्मूले को लगाएंगे इसमें, ठीक है। फिर से यहाँ पे ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। अब फिर से यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, e की पावर 2x बाई 2 माइनस का 3/2, ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो cos 3x पहले आएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ cos 3x।
और ये हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2 dx, है ना। अब e की पावर cos 3x का हमें पता है ये sin 3x होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम किस टाइप से लिख देते हैं, साइन, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं e की पावर 2x sin 3x बाई 2 माइनस 3 cos 3x e की पावर 2x बाई 4, है ना। ओके, एंड जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे cos 3x का, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin 3x मिलेगा इंटू 3, ठीक है। माइनस का sin 3x इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2 dx, यही तो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। अब देखो ये हमारी, इतना समझ में आया कि मैंने क्या किया है, बस इसको अभी मैंने डिफरेंशिएट किया है और उस फॉर्मूले में पुट करके रखा है, बस इतना ही अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसके आगे देखो ये हो जाएगा e की पावर 2x sin 3x बाई 2 माइनस का 3 cos 3x e की पावर 2x बाई 4 माइनस, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम 9/4 को अगर बाहर ले लें, ठीक है। 9/4 को क्यों बाहर ले रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें 9/4 ही मिलेगा, ठीक है। तो 9/4 हम इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है। और sin 3x e की पावर 2x, ठीक है, e की पावर 2x sin 3x अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 2x sin 3x dx, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे e की पावर 2x है sin 3x बाई 2 माइनस 3 cos, अब देखो यहाँ पे फिर से यही वाला टर्म आ गया, फिर से यही वाला टर्म आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम i लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोबारा से मुझे वही चीज़ मिलेगी, तो हम इसको i लिख देते हैं, ठीक है। cos 3x e के पावर 2x बाई 4 माइनस 9/4 i। अगर देखो इस टाइप में दे दिया जाए कि बार बार उसको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है और बार बार हमें वही चीज़ मिल जा रही है, तो कंफ्यूज मत होना। इसकी जगह पे हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया था, आई आया था, तो इसकी जगह पे मैं आई पुट कर देती हूँ बस, ठीक है। यहाँ पे हम आई पुट कर देते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, आई पुट कर दिया, समझ लो इसको मैंने सॉल्व किया था, ये आया था ना, तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ और इक्वेशन फर्स्ट को ही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बस, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को पुट कर दिया तो यहाँ पे मैंने आई लिख दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर आप लोग करना चाहो तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x बाई 4 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x, है ना, माइनस का 9/4 i, ये हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे देख लो, अब
अब देखो ये क्या हो जाएगा, e⁴ 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x माइनस का 9/4i। ठीक है, ये दिया गया है और i की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली ही थी, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, i प्लस 9/4i, ठीक है, इज इक्वल टू, ये 9/4i को मैं इधर ले आती हूँ। इधर भी तो हम i ही मान रहे थे ना इंटीग्रेशन का, इधर भी तो i मान रहे थे, तो मैंने 9/4 इधर माइनस का था, इधर ले आया प्लस में, ठीक है। और बाकी का पूरा पोर्शन हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। क्या है, e⁴ 2x/4 2 sin 3x माइनस का 3 cos 3x, है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 4i और प्लस 9i, 9 10 11 12 13 13i/4 और बाकी का ये वाला 3 2x/4 2 sin 3x माइनस का 3 cos 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e⁴ 2x/13 2 sin 3x माइनस का 3 cos 3x प्लस c, ठीक है, समझ में आया। इसी टाइप से बस आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने, अगर बार बार वही चीज़ जैसे यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया उसके बाद से हमें फिर से यही टर्म मिल गया तो कंफ्यूज मत होना, इसकी जगह पे आई पुट कर देना, ठीक है, जो कि हमने अभी निकाला ही था, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के यहाँ पे आई पुट कर दोगे, इस तरह से सॉल्व कर लोगे तो ईजिली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद है तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। अभी तक हम यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमें लिमिट नहीं दी जाती थी, बस ऐसे इंटीग्रेशन का साइन दे दिया जाता था, ठीक है। इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब क्या होता है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो हमारे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के थे, क्योंकि उन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो डेफिनिट इंटीग्रल मैं बताती हूँ क्या होता है, कि अगर कोई इंटीग्रल हमारा इस फॉर्म में है a to b fx dx, ठीक है, अगर कोई इंटीग्रल हमारा इस फॉर्म में है तो इस इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल कहेंगे। अब यहाँ पे a और b की जगह पे कुछ भी हो सकता है, fx की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर इस फॉर्म में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा, ओके। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx इज इक्वल टू gb माइनस ga। gb माइनस ga मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो इसका इंटीग्रेशन करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी उसमें से, जैसे मान लो इसको इंटीग्रेट करने पे मुझे g मिला, ठीक है, g मिला और gb माइनस ga हम कर देंगे तो वो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल की हमारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे fx क्या है, डेरिवेटिव है gx का, ठीक है। fx जो है, fx इज अ डेरिवेटिव ऑफ gx एंड b एंड a, ठीक है। a और b ये हमारे लोअर एंड अपर लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो समझ में आया डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। मान लो हमारा कुछ इस टाइप का फंक्शन दिया गया है, इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया गया है, तो एफ एक्स हमारा क्या है,
डेरिवेटिव है जी एक्स का, एंड ए एंड बी हमारे लोअर एंड अपर लिमिट हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज समझ में आई, यही है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, नाउ एक क्वेश्चन के थ्रू देख लो कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x mod x dx। ठीक है, ये दिया गया है। अब एफ एक्स की जहाँ पे हमारा क्या दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा दिया गया है एक्स मॉड एक्स, है ना, यही तो एफ एक्स की जहाँ पे। और लोअर एंड अपर लिमिट हमारी क्या है, लोअर एंड अपर लिमिट हमारी -1 और +1 है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं f माइनस एक्स करूँ यहाँ पे -1 को लेकर, ठीक है, f माइनस एक्स करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे माइनस में हो जाएगा, माइनस का x, और ये मॉड के अंदर -x होगा। अब हमें ये पता है कि मॉड के अंदर कोई भी चीज अगर माइनस में हो तो वो उसकी वैल्यू हम प्लस में ही लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -x ये हो जाएगा और ये +x हो जाएगा। क्लियर? तो हमें ये क्या मिल गया, ये माइनस का fx मिल गया, है ना, ये क्या मिल गया, ये माइनस का fx हमें मिल गया। सो fx हमारा क्या है, fx हमारा ऑड फंक्शन है। यहाँ पे fx इज अ ऑड फंक्शन। ठीक है, fx इज अ ऑड फंक्शन, तो जो हमारी लिमिट होगी ये हो जाएगा -1 to 1 fx या x, ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया क्यों 0 हुआ, क्योंकि अगर मैं मान लो इसको जब मैं डेरिवेटिव निकालती, इसका डेरिवेटिव gx मिलता, ठीक है, तो उसमें से जब मैं -1 और +1 करती तब भी मुझे 0 मिला है। एंड fx यहाँ पे हम देख रहे हैं fx इज इक्वल टू, मैंने ये माना था। अब अगर मैं f माइनस एक्स यहाँ पे ले लूँ इस लिमिट के अकॉर्डिंग, जो लोअर लिमिट है हमारी, तो यहाँ पे मुझे -fx मिल जाएगा जो कि ऑड फंक्शन हो गया। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो समझ में आया डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल तो समझ में आ गया। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल as a limit of sum। अब ये क्या होता है सम ऐसा लग रहा है कि ऐड करना है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लेट अस डिफाइन अ कंटिन्यूअस फंक्शन fx, ठीक है, हम डिफाइन करते हैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन को fx जो कि है इन इंटरवल ए बी। ठीक है, इस इंटरवल में मेरा ये है कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, एंड जो इसका डिवाइड इंटरवल जो होगा, डिवाइड इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी इंटू एन इक्वल सब इंटरवल ईच ऑफ लेंथ h, so that h b minus a n, ये हो जाएगा। समझ में आया क्या है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इन इंटरवल ए बी। ठीक है, इन इंटरवल ए बी। तो जो डिवाइड इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में है, ठीक है, इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स ईच ऑफ लेंथ h, so that h is equal to b minus a upon n। देन अगर हमारा a to b दिया गया है f x, ये f है, ये दिया गया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट
लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस नहीं h टेंड्स टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h, यहाँ पे लिख दो f so on so for f a प्लस n माइनस 1 h। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। यही होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ओके, तो क्या बताया मैंने कि हमने यहाँ पे f(x) मान लिया कि कोई हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि है इंटरवल ए बी में, इस इंटरवल में। तो डिवाइड इंटरवल जो होगा ए बी इंटू एन इक्वल्स ऑफ इंटरवल्स ईच ऑफ लेंथ h, जिसकी लेंथ हमारी क्या है, सबकी लेंथ हमारी क्या है, h है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन हो जाएगा। देन अगर हम लिमिट ले लें a टू b इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h एंड टू ऑन सो फॉर f a प्लस n माइनस 1h दिया गया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। क्लियर हुआ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ सम, एज अ लिमिट ऑफ सम। अब देखो इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, वो क्या होते हैं वो देख लो एक बार। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, तो सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं वो देख लो, ज्यादा नहीं है, बस 3 ही है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला हमारा है सिग्मा n इज इक्वल टू, अगर हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन सो फॉर n ये दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप में अगर आपको दे दिया जाए तो ये हो जाएगा n ब्रैकेट में n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अगर सिग्मा n दिया गया है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। ओके, सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड है कि सिग्मा n स्क्वायर अगर दिया गया है। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, इसी टाइप में तो होगा। सो ऑन सो फॉर n का स्क्वायर, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, सॉरी बाई 6 अगर आप लोगों को सिग्मा n स्क्वायर दे दिया जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हम इस टाइप में लिखेंगे n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। नेक्स्ट है थर्ड हमारा सिग्मा n क्यूब, अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन सो फॉर n क्यूब दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो सॉरी n माइनस 1, यहाँ पे भी n माइनस 1 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे n माइनस 2 का स्क्वायर, n माइनस 1 का। ठीक है, अगर आपको सिग्मा n क्यूब दे दिया जाए, 1 क्यूब माइनस 2 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन सो फॉर n माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो अगर मुझे ये लिखना है तो ये हम क्या लिखेंगे, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4। तो ये बस 3 फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले लर्न कर लेना बस। इससे रिलेटेड जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो
क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या है ये एग्जैक्टली, ठीक है। सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, और ये सब चीज़ें क्या हैं, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अभी के लिए मैंने जितना डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ाया है वो चीज़ें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। और अगर हो सके तो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपने आप से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे जब तक खुद से तो तब तक तो आएगा नहीं। तो बेटर रहेगा कि आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एंड इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू।